गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आप सबके सामने एक और वीडियो लेकर के आया हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमारा जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल यानी क्या? प्रियम्बल एक रिटन टाइप की समरी है जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को टोटली जस्टिफाई करता है, टोटली उसके समरी को आउटलाइन करता है, जो कि हमें ये बताता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की भावना क्या है, उसमें क्या लिखा हुआ है। और ये सारी चीज़ें ये जो है प्रियम्बल में हमें स्टडी करनी है। इस वीडियो को देखने के बाद आप प्रियम्बल के ऑलमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को जान जाएंगे। तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, थोड़ा सा टाइम लगाएं देखने में। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें प्रियम्बल के बारे में पता चल जाएंगी, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में काफ़ी रिसर्च लगी है। तो आई होप कि आप मुझे सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। उसके बाद ये जो चीज़ मैंने यहाँ दो चीज़ आप देख रहे होंगे, ये हो सकता है किसी कुछ लोगों को मतलब थोड़ा सा अनुमान होगा कि ये चीज़ क्या लिखी है। ये बेसिकली सेक्युलरिज्म के बारे में मैंने थोड़ा बहुत लिखा है। तो इन डिटेल हम स्टडी करेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, केशव नंदा वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है जिसने हमारे जो प्रियम्बल है उसकी पूरी हिस्ट्री को बदल करके रख दिया था। तो आइए हम देखते हैं कि हमारा जो प्रियम्बल है वो किस तरीके से डिजाइंड है, और किस तरीके से हम फ्लो ऑफ लेक्चर, मतलब यानी हमारा कैसा लेक्चर का फ्लो होने वाला है, वो हम पहले स्टडी करते हैं। तो पहले हम इंस्पिरेशन देखेंगे। इंस्पिरेशन यानी कि प्रियम्बल का जो स्ट्रक्चर है वो आखिर लिया कहाँ से गया था। यानी कि अगर ये हमारा जो प्रियम्बल है, ये हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी उसने खुद से उठाया, खुद से बनाया, खुद से रिटर्न या खुद से लिखा, खुद से रूल्स बनाए, या फिर कुछ बहुत अलग या यूनिक या फिर कहीं से बोरो किया है हमने। तो ये चीज़ हम पहले इंस्पिरेशन में देखेंगे, फिर हम पार्ट्स पे जाएंगे। बेसिकली हम प्रियम्बल को एज अ फुल स्टडी नहीं करते, हम उसको पार्ट्स में डिवाइड करके स्टडी करते हैं। तो हमारे पास टोटल 4 पार्ट्स हैं जो कि मैं आपको आगे बताऊँगा। उसके बाद हम सिग्निफिकेंस पे जाएँगे। सिग्निफिकेंस पे यानी कि प्रियम्बल का महत्व क्या है, प्रियम्बल किस तरीके से हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी भावना को बताता है, ये हम आगे स्टडी करेंगे। उसके बाद कंट्रोवर्सीज़। कंट्रोवर्सीज़ में हमारा 2 केस आ जाते हैं। कौन से ये 2 केस हैं? ये पहला केस जो है बेरुबारी केस है, और दूसरा केस है केशव नंदा एंड भारती। दोनों ही बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण केस हैं और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी। नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि इज इट अ सोर्स ऑफ पावर? क्या ये सोर्स ऑफ पावर है? यानी कि प्रियम्बल क्या पावर प्रदान करता है कि वो किसी भी स्टेट या फिर किसी भी लॉ को प्रोहिबिट कर सके, रेस्ट्रिक्ट कर सकते, या उसको फोर्स कर सके। बहुत कुछ है जो हम इसको में देखने चाहेंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम देखेंगे क्या ये अमेंड किया जा सकता है या फिर क्या किया गया है। तो ये सारी चीजें हम हमारे फ्लो ऑफ लेक्चर में देखेंगे, और इसमें स्टडी करेंगे कि किस प्रकार से हमारा प्रियम्बल चलता है। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देखते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कीप इन माइंड, क्या कीप इन माइंड बोल रहा है ये? तो ये लिखा है कि सम कंट्रीज हैव कॉन्स्टिट्यूशन एंड सम डोंट। ये चीज मैंने ऑलरेडी आपको बता भी रखी थी कि कुछ कंट्रीज के पास कॉन्स्टिट्यूशन हो भी सकता है, कुछ कंट्रीज के पास कॉन्स्टिट्यूशन नहीं भी होता है। पर एक चीज तो है कि कोई भी कंट्रीज बिना कॉन्स्टिट्यूशन या फिर बिना एक तरीके का लॉज, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। यानी कि हमारे जो भी लॉज हैं, जितने भी आर्टिकल्स हैं, जितने भी जो भी हैं हमारा, वो सब लिखा गया है। लेकिन कुछ कंट्रीज हैं जो कि नीचे मैंने आपको दे भी रखा है, जैसे इसराइल हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया। तो ये चीजें जो है, ये जो कंट्रीज हैं, ये बिना कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के चलती हैं। तो क्या ये कंट्रीज ज़्यादा सक्सेसफुल रही हैं या फिर हमारी रही, या हमारे कंट्री रही है? ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक डिबेटेबल टॉपिक टाइप्स है। पर ये जो चीज़ें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे प्रियम्बल के लिए भी जानना आपको। तो द वर्ड्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये चीज़ आप बहुत ध्यान से देखें कि जो भी हमारे वर्ड्स होंगे कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे कि सोशलिस्ट, सेक्युलर, ये सब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ वर्ड्स हैं। तो इनकी जो मीनिंग है, याद रखना, इनकी जो मीनिंग है वो डिफर कर सकती है कंट्री टू कंट्री। कंट्री टू कंट्री डिफर करना, यानी कि जो सोशलिस्ट, सेक्युलर, ये सब की मीनिंग किसी और कंट्री में, जैसे वेस्ट में, यूएस में जो सेक्युलर होती है उसकी मीनिंग कुछ और होती है, या रशिया में जो सोशलिस्ट है उसकी मीनिंग कुछ और होती है, क्यूबा में कुछ और होती है, चाइना में कुछ और होती है। इंडियन जो सेक्युलरिज्म है, या फिर जो इंडिया से रिलेटेड है, या फिर जो ऑल डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज होती हैं, उनकी जो डेफिनेशन होंगी सेक्युलरिज्म की या फिर सोशलिज्म की, वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए डायरेक्ट हमें लिंक नहीं करना चाहिए कि अगर हम सोशलिस्ट बोलते हैं तो वो एक कम्युनिस्ट, हम वायलेंट उसको घोषणा करते हैं। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है देखना। तो चलिए हम देखते हैं आगे कि किस प्रकार से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो चलता है। तो उससे पहले हम पहले देखेंगे कि प्रियम्बल ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में एक बार देख लेते हैं। आप यहाँ पे देखिए, आप प्रियम्बल टू यूएस कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है।
तो इसमें मैं आपको बोलूंगा कि इसमें आप पहली लाइन पे ध्यान दें। ये जो पहली लाइन है, वी द पीपल, इसमें क्या चीज ध्यान देने वाली बात है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो पहली तीन वर्ड्स देख रहे हैं, सॉरी आप, तो ये जो तीन वर्ड्स हैं ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी सेम है। हाँ, तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं ये समझ गए होंगे कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहीं ना कहीं यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिखा लिया गया है। तब हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि इंस्पिरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से ली गई है। तो हम यहाँ देखेंगे कि इंस्पिरेशन कैसे ली गई है हमारे प्रियम्बल की। तो पहला पॉइंट क्या है कि द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रियम्बल वाज टेकन फ्रॉम अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से हमारा जो प्रियम्बल की जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर यानी कि जो हमारा किस तरीके से उसको संगठित किया जाएगा, जो हमारा स्ट्रक्चर है, जैसे हमारा पहला जो है वो सोर्स ऑफ पावर या फिर डिफरेंट डिफरेंट जो भी हमारे पार्ट्स हैं वो किस तरीके से डिजाइंड होंगे, ये सब हमें अमेरिका द्वारा हमने अडॉप्ट किया है अमेरिका से। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अमेरिका वाज द फर्स्ट कंट्री टू हैव अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड अ प्रियम्बल। ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन सी कंट्री जो थी वो पहली कंट्री थी, फर्स्ट कंट्री थी जिसके पास एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और एक प्रियम्बल हो तो ये यूएस है, यूएस यानी कि अमेरिका है, अमेरिका ही के पास जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन और प्रियम्बल था। नाउ नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि इंडियन एज वेल एज अमेरिकन प्रियम्बल बिगिंस विद वी द पीपल, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट बताने जा रहा हूँ, ये है ऑब्जेक्टिव्स रिजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन बेसिकली नेहरू, हमारे जवाहरलाल नेहरू जो पहले प्रधानमंत्री थे हमारे, उनके द्वारा 1946 में रखा गया था। किसके सामने? एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संगठित की गई थी, उससे पहले एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन रखा गया था नेहरू द्वारा। ये क्या है? द रिजोल्यूशन दैट डिफाइंड द एम्स ऑफ द असेंबली। यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि एम्स, एम्स यानी कि क्या? एम्स यानी कि जो हमारा जो क्या हमारा ऑब्जेक्टिव होगा अगर हम एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने जा रहे हैं। देखिए 1946 में जो है वो अभी कॉन्स्टिट्यूशन लिखना शुरू नहीं हुआ था, क्योंकि 1947 में हम हमें जाके आज़ादी मिली थी। और एक चीज याद रखें कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो पास हुआ था वो 1950 में जाकर के अडॉप्ट किया गया था। उसके जब 1947 में हमें आज़ादी कंप्लीट नहीं मिली थी, हमें एक डोमिनियन स्टेटस मिला था। तो इस डोमिनियन स्टेटस से हमने ओवरकम किया कब किया? 1950 में, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिख करके तैयार होकर के उसको अडॉप्ट कर लिया गया, पूरे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा पास कर दिया गया तब। तो ये जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है ये बना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने से पहले एक कुछ एम या कुछ ऑब्जेक्टिव रखे गए। इसी ऑब्जेक्टिव यानी कि इसको लेकर के ये पार्ट से या फिर ये चीजें होंगी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में होगी। एक होती है ना कि ब्लूप्रिंट तैयार करना, तो वो ब्लूप्रिंट जो है वो तैयार हुआ ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन द्वारा, जो कि नेहरू द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के टेबल पे रखा गया कि भैया ये लो और इससे हमें ये तैयार करके दो, ऐसा कुछ होना चाहिए, ऐसा कुछ दिखेगा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। ये मतलब एक इमेजिन मतलब होता है ना कि इमेजिन करके देखना कि हाँ ये हमारा हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशन, वो चीजें हैं यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिमेंबर, ये देखिए मैंने बहुत सारे एक्सक्लेमेशन मार्क लगाए हैं, इस पे ध्यान जरूर दें कि आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड इट वाज पास्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन जब पास हुआ था तो उस कैसे पास हुआ था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा पास हुआ था। वैसे ही प्रियम्बल जो है वो कैसे पास हुआ था? आफ्टर द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। याद रखिए कि जब जो प्रियम्बल हमारा पास हुआ था, यानी कि प्रियम्बल को भी पास किया गया था, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन को पास किया गया था वैसे प्रियम्बल को भी पास किया गया था। और ये कैसे पास हुआ था? ये कब पास हुआ था? ये बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसके द्वारा टेबल पे रख के, और जब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था तब ये अडॉप्ट किया गया था। चलिए आगे देखते हैं, और हमारा जो मेन मकसद था उसको हम अब देखते हैं, यानी कि हम अपने प्यारे प्रियम्बल को देखते हैं। Preamble. Preamble and the Constitution of India. Preamble. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic. कितने बड़े बड़े वर्ड्स लगते हैं, लेकिन इनके मीनिंग हम आगे जानेंगे। एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन्स। क्या सिक्योर करना चाहेंगे? हम उनके सिटीजन को सिक्योर करके और उनको क्या देना चाहेंगे? हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है वो देखिए, ये ऑब्जेक्टिव है। ये जो हम देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक ये ऑब्जेक्टिव है हमारा। ये ऑब्जेक्टिव आखिर है करके है क्या हमारा? तो ऑब्जेक्टिव आप देख सकते हैं कि हमको उनको जस्टिस देना है, हमें उनको लिबर्टी देनी है, हमें उनको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइट्स देने हैं, हमें उन इक्वालिटी रखनी है, हमें फ्रेटर्निटी, ये सारी चीजें जो है। और ये कब अडॉप्ट किया था? जो लास्ट पैराग्राफ आप देख रहे हैं ये देखिए क्या लिखा हुआ है कि इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th of November 1949 डू हेयर बाई अडॉप्ट enact and give ourselves to this constitution। इसमें कुछ वर्ड्स भी हैं जो कि बाद में ऐड किए गए हैं।
कौन कौन से वर्ड्स हैं वो मैं आगे डिस्कस करूंगा। पहले हम आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि जो मेन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो ये प्रियम्बल हमारे पास सामने हमारे टेबल पे है, तो इसमें क्या वेरी इंपॉर्टेंट क्या चीजें क्या है और पार्ट्स में इसको कैसे स्टडी किया जा सकता है। तो स्टडिंग प्रियम्बल, ये यहाँ से जो हमारा लेक्चर का असली कंटेंट शुरू होता है। यहाँ पे देखें कि ये जो प्रियम्बल है उसको हम लोग 4 हिस्सा में डिवाइड कर सकते हैं। 4 हिस्सा का मतलब क्या है कि देखिए, जो पहला पार्ट है वो है सोर्स ऑफ पावर। ये सोर्स ऑफ पावर क्या है, देखिए मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाता हूँ। कि देखिए ये जो पहला पार्ट है, ये जो यहाँ से लेकर के वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिसॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ, तो ये जो चीज है ये बेसिकली सोर्स ऑफ पावर बताती है। सोर्स ऑफ पावर बताती है, यानी कि ये जो वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि जो हमारा सोर्स ऑफ पावर रहेगा कॉन्स्टिट्यूशन का वो पीपल द्वारा रहेगा। यानी कि हमारा सोर्स का पावर का सोर्स कौन देगा हमको, पावर कौन देगा हमें, पीपल देंगे सोर्स। हमारा पीपल जो है वो मेन जो फोकस है वो हमें पावर देंगे। नेक्स्ट है नेचर। नेचर क्या है, नेचर बेसिकली किस प्रकार का हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होने वाला है, क्या क्या उसमें फैसिलिटीज या क्या क्या चीजें वो उसमें एडेड रहेंगी, वो होंगे। सॉवरेन होगा हमारा देश सोशलिस्ट होगा, हमारा देश सेक्युलर होगा, हमारा देश डेमोक्रेटिक होगा, हमारा देश रिपब्लिक होगा। जैसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अगर आप सोशलिस्ट वर्ड पढ़ते हैं तो डायरेक्ट मत समझिए कि इसको कम्युनिस्ट से मत जोड़िए, या फिर ऐसे मत समझिए कि ये चाइना या फिर रशिया वो वाला सोशलिज्म नहीं है। ये जो सोशलिज्म है ये डिफरेंट है, ये इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम स्टडी करने जा रहे हैं। वैसे ही सेक्युलर भी अलग वर्ड है, डेमोक्रेटिक भी अलग वर्ड है, रिपब्लिक भी अलग वर्ड है। तो ये सब चीजें हमें स्टडी करनी है। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि ऑब्जेक्टिव जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या है, जस्टिस देना है, सोशल इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल, ये सारा जस्टिस हमको देना है। लिबर्टी, लिबर्टी होना चाहिए, लिबर्टी देंगे, ये सब करेंगे। बहुत कुछ चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट भी है और ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। तो हम एक एक करके सबको स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सोर्स ऑफ पावर जो है, ये जो सोर्स ऑफ पावर है ये हमारा किस प्रकार से मिलता है और कहाँ से मिलता है और उस पहली लाइन का मतलब क्या है ये देखेंगे हम पहले। तो देखिए सोर्स ऑफ पावर जो है, ये जो पहली लाइन में आपको वही ऑलरेडी वही वाली लाइन है, ये वी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये जो लाइन है ना ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण कैसे है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया मीन्स दैट द अथॉरिटी लाइज विद द पीपल एंड दे आर द सोर्स ऑफ पावर। यानी कि जो अथॉरिटी है वो किस किस पे रिसाइड करती है, किस में रिसाइड करती है, पीपल में रिसाइड करती है। यानी कि हम लोग आम लोग में रिसाइड करती है। वैसे ही सेकंड पॉइंट क्या है कि इट मींस दैट आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज एक्सेप्टेबल बाय ऑल। इसका मतलब क्या है कि ये एनफोर्स्ड नहीं है, ये एनफोर्स नहीं किया गया है बल्कि ये एक्सेप्टेड है। ये सब लोगों ने मिलके एक्सेप्ट किया है, इसको थोपा नहीं गया है हमारे ऊपर। ये हम लोगों ने साथ में इसको अडॉप्ट किया है, एक कसम खाई है कि हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इस प्रकार से चलाना चाहेंगे और हमारे देश में हम ये सारी चीजें जो है वो देखना चाहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और सेकंड पार्ट पे जाते हैं। सेकंड पार्ट यानी कि जो हमने पहले डिस्कस किया था, यानी कि कुछ ये वाला पार्ट था। तो ये वाला पार्ट था जहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि जो नेचर है, नेचर कैसा होना चाहिए। तो हमें इसमें कुछ वर्ड्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट आ जाते हैं, तो उन्हें स्टडी करना है। तो देखेंगे आपकी जो सेकंड लाइन मैंने यहाँ पे उठाई है वो है वी द पीपल ऑफ इंडिया के बाद जो ये हम सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं ये 5 वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, इनको हमको आगे स्टडी करना है। तो हम देखते हैं कि इनका अलग अलग मीनिंग क्या है। तो हम सबसे पहले बढ़ते हैं सोवरेन की तरफ। सोवरेन का मतलब ज्यादातर लोग नहीं समझते हैं। सोवरेन होता क्या है, इसका मतलब होता है सुप्रीमेसी या फिर सुप्रीम होना। किस चीज में सुप्रीम होना, अपने में सुप्रीम होना। तो एक नेशन के लिए इसकी डेफिनेशन कैसे हो सकती है, सोवरेन तो डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में लगाया जा सकता है। सोवरेन कैन बी, एक पार्टी सोवरेन है, एक आदमी सोवरेन है, इट कुड बी रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन हम यहाँ पे नेशन स्टेट की बात कर रहे हैं, एक नेशन को एज अ स्टेट कंसिडर करके चल रहे हैं। तो नेशन के रिस्पेक्ट में क्या हो सकता है सोवरेनिटी का मतलब, तो उसकी सुप्रीमेसी, उसकी सुप्रीम जो सुप्रीमिटी है वो कहाँ पे, वो एक्सटर्नल भी हो सकती है और इंटरनल भी हो सकती है। जो एक्सटर्नल सॉवरेनिटी है उसका मतलब क्या होता है, इंटरनल सॉवरेनिटी का मतलब क्या होता है, ये हम आगे देखेंगे और स्टडी करेंगे कि क्या होता है इसका डिफरेंट डिफरेंट चीजों का मतलब। तो हम सबसे पहले बढ़ते हैं एक्सटर्नल सॉवरेनिटी की तरफ। तो यहाँ देख सकते हैं पहला पॉइंट क्या लिखा है कि जो एज अ नेशन वी हैव द सुप्रीमेसी इन आवर मैटर्स। व्हाट डज दिस मीन, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अगर हमारा कोई इंटरनेशनल रिलेशंस है, जैसे कि हम डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के साथ जुड़े हुए, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए, जैसे कि हमारा यूएन हो गया,
डिफरेंट डिफरेंट हमारा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, या फिर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गए, डिफरेंट डिफरेंट आउटर के ऑर्गेनाइजेशन हो गए, ये सारी चीजें जो है ना जहाँ पे हम जुड़े हुए हैं, डिफरेंट सार्क हो गया, एशियान हो गया, तो ये सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ हम जुड़े हुए हैं, समिट्स हो गए, तो इनमें हम अगर जुड़ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी सॉवरेनिटी खो रहे हैं। इसका मतलब क्या है, ये ध्यान से देखते हैं। इसका मतलब ये है कि एट इंटरनेशनल लेवल वॉट एवर विल बी द डिस्कशन टेकिंग प्लेस जो कि इंडिया को कंसर्न करता है, इंडिया उसमें एज ए रिप्रेजेंटेटिव काम करेगा। रिप्रेजेंटेटिव काम करेगा मतलब क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, इसका मतलब मीन्स कि अगर हम किस बाहर जाके अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी सोवरेनिटी खो रहे हैं। यानी कि देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको समझ में आएगा, क्वेश्चन पढ़िए कि here is that if being a part of UN and accepting commonwealth membership, अगर हम UN का पार्ट हैं, commonwealth membership एक्सेप्ट करते हैं, तो क्या ये कहीं ना कहीं हमारा सॉवरेनिटी को वायलेट करता है, या फिर कहीं ना कहीं क्या ये डाइल्यूट कर देता है हमारी सॉवरेनिटी को? तो वेल नो। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो भी चीजें डिसाइड होंगी वो हमारे रिस्पेक्ट में, हम उस पर एग्री करेंगे तभी वो डिसाइड की जाएगी। बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पे ये सॉवरेनिटी डाइल्यूट भी की जाती है, बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पे ये कम भी, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी वजह से हमारे जो डिसीजन है उन पे इन्फ्लुएंस भी पड़ता है। तो क्या डिसीजन है, क्या कैसे क्या होता है, वो आगे देखते हैं। तो उससे पहले हम डिस्कस करते हैं इंटरनल सोवेरेनिटी। इंटरनल सोवेरेनिटी का मतलब क्या होता है? देखिए, जब भी हम सोवेरेनिटी पे एम्फेसाइज करते हैं, तो उसमें इंटरनल सोवेरेनिटी पे एम्फेसाइज करने की क्यों जरूरत पड़ी? तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि देयर कैन बी वेराइटी ऑफ पावर सेंटर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे जो देश है उसमें बहुत सारे पावर, एज अ नेशन कोई भी देश में जो पावर सेंटर्स हैं वो बहुत ज्यादा हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, जो कि क्लेम कर सकते हैं कि उनकी जो सुप्रीमेसी है स्टेट में वो मेंटेन है। जैसे वो कुछ रिलीजियस ग्रुप हो सकते हैं, कोई पार्टी हो सकती है, कोई ग्रुप ऑफ रिबल्स हो सकते हैं, जैसे नक्सल्स। नक्सल्स क्या करते हैं, वो एक टाइप ऑफ क्लेम करते हैं, एज अ पावर सेंटर अपने आप को क्लेम करते हैं कि वी आर सुपीरियर। So this things basically comes under the sovereignty, sovereignty as a different power centers. But as a nation state, as a state, what does this internal sovereignty means? It means that the power resides with the state. मतलब जो हमारा पावर सेंटर्स है, जैसे स्टेट हो गया या डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट्स हो गई, तो ये जो गवर्नमेंट्स है इन पे रिसाइड करता है पावर। इनकी इनको डिसाइड करने का हक है कि जो वेलफेयर है हमारे लोगों का वो किस प्रकार से होगा, जो इंटरनल अफेयर्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट इंटरनल अफेयर्स हैं, उस पे जो है ये डिस्कस करने का जो अधिकार है वो स्टेट के पास रिसाइड करता है। तो ये जो सॉवरेनिटी है ये इंटरनल सॉवरेनिटी में गिनी जाती है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं कि क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन, आर देयर एनी फोर्सेस विच आर डाइल्यूट विच डाइल्यूट आवर सॉवरेनिटी? तो क्या ऐसी कोई फोर्सेस हैं जो कि हमारे सॉवरेनिटी को डाइल्यूट कर रहे हैं? तो हमारे पास आंसर यहाँ पे आ जाता है, यस है। क्या है? तो दो प्रिंसिपल से यहाँ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये दो प्रिंसिपल क्या है। पहला है डे ज्यूरे और दूसरा है डे फैक्टो। डे ज्यूरे का अगर आप मतलब समझें तो इन थ्योरी या फिर लीगली, लीगली या फिर इन थ्योरी, थ्योरी में बस दे रखा है। और डी फैक्टो क्या है? इलीगल। इलीगल क्या होता है? इलीगली कोई काम करना। तो अगर हम डे ज्यूरी के हिसाब से बात करें तो इन थ्योरी अगर देखें तो सारे नेशन सोवरेन है, सब अपने आप को क्लेम करते हैं, और इन थ्योरी है भी, क्योंकि एज अ नेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है कि सोवरेनिटी मेंटेन करना। बट रियलिटी यानी कि डे फैक्टो के हिसाब से चलें तो क्या यूएन हो गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गई, डिफरेंट डिफरेंट एनजीओज हो गए, ह्यूमन राइट्स हो गया, आईएमएफ जो कि इंडियन मॉनेटरी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, वर्ल्ड बैंक है, ये कहीं ना कहीं आपको लगे देखेंगे कि ये अफेक्ट करता है डिसीजन मेकिंग ऑफ एनी गवर्नमेंट अराउंड द वर्ल्ड। कोई भी कोई भी देश है, कोई भी डिफरेंट डिफरेंट कंट्री है, उसका जो डिसीजन मेकिंग है वो कहीं ना कहीं आप देखते भी होंगे कि न्यूज में भी आता रहता है कि वो डिसीजन मेकिंग को कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है। जैसे अगर पाकिस्तान को भी ग्रे लिस्ट में अगर कोई डाल रहा है, तो क्या वो कहीं ना कहीं उसकी डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट नहीं कर रहा? उसने गलत किया वो बहुत बड़ा, अच्छा तो ठीक है वो तो मानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी डिसीजन मेकिंग पॉलिसी एज अ सॉवरेनिटी को डाइल्यूट करने में एक तरीके से वो रोल निभा रहा है। अच्छा, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्कस करना कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो एक यूएन का एक पार्ट है जो कि सिक्योरिटी मैटर्स को डील करता है उसके मेंबर्स पे। उसमें एक R2P पॉलिसी है। ये R2P पॉलिसी क्या होती है? R2 पॉलिसी में क्या होता है कि पावर मिलता है यूएन को इंटरवीन करने के लिए डोमेस्टिक अफेयर्स ऑफ अ कंट्री में। इसमें क्या है कि जो भी, अगर मान लीजिए आपके कंट्री में आपने बहुत सारे ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहे हैं, बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए,
तो यूएन अगर एक कमेटी बिठा करके ये डिसाइड करे, ऑफ कोर्स प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए, तो वहां पे क्या होता है कि जो यूएन है वो इंटरवीन कर सकता है किसी भी कंट्री के डोमेस्टिक अफेयर्स में। तो ये चीज जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे हमारे पास क्या है। तो आगे हम देखते हैं कि अब हम नेक्स्ट नेक्स्ट पे शिफ्ट कर रहे हैं। ये सब नेचर के अंदर आता है। नेचर में हमने पहला पढ़ा सोवरेनिटी का, यानी कि उसका मतलब क्या होता है। दूसरा हम पढ़ेंगे सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मैंने ऑलरेडी बहुत कुछ आपको बता रखा है। इसमें मेन चीज जानना क्या है, आपको जिस्ट समझना चाहिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसकी सद्भावना, वो भावना है क्या। देखिए यहाँ पे कि एज डिस्कस्ड अबव, ये जो टर्म्स है ना ये डिफरेंट हो सकते हैं मीनिंग में। मैंने पहले ही बता रखा था, दूसरे तीसरे स्लाइड में आपको बता दिया था कि ये जो मीनिंग होता है ये डिफरेंट होता है डिफरेंट कंट्रीज के लिए। तो ये डिफरेंट कंट्रीज के लिए डिफरेंट मीनिंग होता है। फॉर एग्जाम्पल लिबरल सोशलिज्म, गांधीयन सोशलिज्म, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, कम्युनल सोशलिज्म, फेबियन सोशलिज्म। तो जो नेहरू हैं वो फेबियन सोशलिस्ट थे। तो ये जो कम्युनल सोशलिज्म होता है ना, ये जो दिख रहे हैं ये वायलेंट टाइप ऑफ सोशलिज्म होता है। जो हमारा कंट्री फॉलो करता है एक टाइप का गांधीयन सोशलिज्म विद ये फॉलो करता है हमारा, ठीक है। तो इंडिया गांधी सोशलिज्म कैसे फॉलो करता है ये भी हम देखते हैं। तो बेसिकली सोशलिज्म का मतलब क्या होता है, वेलफेयर करना, ये करना वो करना, बहुत कुछ चीजें इसमें भी आती हैं। जैसे अगर अपॉर्चुनिटी, हमारा मतलब क्या है देखते हैं, यहाँ पे समझते हैं। देखिए गांधीयन सोशलिज्म का मतलब ये होता है कि जो अपॉर्चुनिटी है वो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सब में, ठीक है। हम अपॉर्चुनिटी को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इक्वली अमॉन्ग द इंडिविजुअल्स रादर देन डिस्ट्रीब्यूटिंग रिसोर्सेज इक्वली। यानी कि मान लीजिए मेरे पास 1 लाख पैसे हैं और मैं 1 लाख पैसे सबको नहीं बांटूंगा। बाहर में और भी कंट्रीज हैं जहां पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोशलिज्म फॉलो किए जाते हैं। वहां पे डेफिनेशन ये है कि वी डिस्ट्रीब्यूट जो मार्क्स, जो क्या बोलते हैं, जो नॉर्मली जो वेस्ट वगैरह में जो डेफिनेशन है सोशलिज्म का, वहां पे क्या है कि जो रिसोर्सेज हैं उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देना, रिसोर्सेज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देना। पर ध्यान से सुनिए कि इंडिया में जो डेफिनेशन है वो अलग है। जो गांधीयन सोशलिज्म है वो क्या कहता है कि जो अपॉर्चुनिटी है उसको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर देना, यानी 1 लाख रुपए सबको इक्वल ना देके अपॉर्चुनिटी सबको दे देना ताकि वो 1 लाख रुपए ले सकें। ये चीज इंपॉर्टेंट है। दूसरा चीज क्या है, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आर्टिकल, जो हमारा आर्टिकल है, जो आर्टिकल ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो 37, 38, 39 जो इसके अंडर आते हैं, 37, 38, 39 ही बात करते हैं सोशलिज्म प्रिंसिपल के बारे में। चलिए आगे देखते हैं हमारे पास और क्या है आगे। तो हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे देखते हैं कि हमारे पास अब नेक्स्ट डेफिनेशन आ जाती है जो कि सेक्युलर की है। आप मेरा थंबनेल देखते होंगे, थंबनेल में भी मैंने सेक्युलर का एक बहुत बड़ा एग्जांपल लिया जो मैं आपको आगे बताऊंगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि सेक्युलर मतलब आप सब लोग जानते होंगे, लेकिन एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि ये डिफरेंस समझना कि वेस्ट में और इंडिया का जो सेक्युलरिज्म की जो जो मीनिंग है वो डिफर कर जाता है। अब बहुत बड़ा डिफरेंस है। देखिए इंडियन वेरिएंट ऑफ सेक्युलरिज्म को यहाँ समझना है। कैसे समझेंगे, तो देखिए वेस्ट में इसका मतलब क्या होता है। वेस्ट में देखिए इसका अगर मैं पहले पढ़ लेता हूँ ये चीज, दे फॉलो अ पॉलिसी वेयर द पॉलिटिकल स्टेट इज सेपरेटेड कंप्लीटली फ्रॉम रिलीजन। यानी कि मान लीजिए अगर एक नेशन है, एक स्टेट है, तो वो जो है वेस्ट में कोई भी मैटर में इंटरवीन नहीं करता। यानी कि वो जो है वो रिलीजन को एज अ प्राइवेट अफेयर मानता है। वो रिलीजन को कौन सा अफेयर मानता है, प्राइवेट अफेयर मानता है। अगर ये प्राइवेट अफेयर मानेगा तो इसमें जो है वो स्टेट जो है इंटरवीन जो है वो नहीं करता। मैं फिर से बता देता हूँ कि जो पॉलिटिकल स्टेट है वेस्ट कंट्रीज में वो रिलीजन के मैटर्स में इंटरवीन नहीं करता। और ये जो है ये पॉलिटिकल स्टेट बस इसी जो पॉलिटिकल स्टेट से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं, अफेयर्स हैं, उसमें ही इंटरवीन करता है स्टेट, और रिलीजन मैटर्स में इंटरवीन नहीं करता। वो क्या कंसीडर करते हैं, रिलीजन टू बी प्राइवेट अफेयर्स एंड स्टेट डज नॉट इंटरवीन। वही चीज है जो मैंने आपको ऊपर बताया रखा है। तो हम देखते हैं कि आगे आगे की इसकी जो इंडियन सेक्युलरिज्म की जो सद्भावना है वो क्या है। इंडियन सेक्युलरिज्म बहुत बहुत बेहतरीन। यहाँ क्या है कि इंडियन स्टेट विल नॉट प्रमोट एनी रिलीजन। इसमें क्या है कि इंडियन स्टेट जो है वो किसी भी रिलीजन को प्रमोट नहीं करेगा। लेकिन अगर अगर इसी डेफिनेशन को हम ध्यान से समझे तो हम क्या कह सकते हैं, इस डेफिनेशन को हम ध्यान से समझने तो क्या कह सकते हैं कि अगर वो प्रमोट नहीं करेगा तो एक तरीके से हम ये नहीं कह सकते कि वो सबको प्रोटेक्ट करेगा। तो द स्टेट विल प्रोटेक्ट ऑल रिलीजन, इट मे पॉजिटिवली इंटरफियर। वहां पे क्या था वेस्ट में, वेस्ट में ये है डेफिनेशन सेक्युलरिज्म की, स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगा। पर यहाँ पे क्या है कि स्टेट पॉजिटिवली इंटरफेयर कर सकता है, ठीक है। और कौन कौन से आर्टिकल्स जो हैं इसको बताते हैं,
हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो 25, 26, 27 और 28, यानी कि वेस्ट में जो सेक्युलरिज्म की जो भावना है वो है धर्मनिरपेक्ष राज्य की। धर्मनिरपेक्ष राज्य यानी कि जो धर्म से टोटल ही, रिलीजन से टोटल ही कनेक्टेड नहीं हो, स्टेट जो है वो टोटल ही धर्म से कनेक्टेड ना हो, रिलीजन के मैटर्स में इंटरवीन ना करे। और इंडिया की जो भाषा है वो, अगर हिंदी में आपको समझाऊं तो वो है सर्वधर्म समभाव। सर्वधर्म समभाव क्या होता है? सर्वधर्म समभाव यानी कि सारे रिलीजन्स को इक्वली प्रोटेक्ट करना और इक्वल पॉजिटिवली इंटरफेरेंस भी इंडिया कर सकता है इन मैटर्स में, रिलीजन के मैटर्स में। चलिए आगे देखते हैं हमारे पास क्या है। तो अब हमारे पास नेक्स्ट आता है नेचर के अंदर, जो कि है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक एक वर्ड है, डेमोक्रेटिक एक वर्ड है जो कि हमारे इंडिया डॉक्यूमेंट में, आपको एक चीज दिखाता हूँ यहाँ पे, जो अगर हो सकता है आप ना देख पा रहे हो, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने अभी सोवरेनिटी जो है, सोवरेन डिस्कस कर चुका है, सोशलिस्ट डिक्लेयर कर चुका है, सेक्युलर डिस्कस कर चुका है। अब हम डेमोक्रेटिक देखेंगे, उसके बाद रिपब्लिक देखेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा ये दोनों की जो मीनिंग है वो लिटरल मीनिंग आखिर है क्या। तो एक मिनट में नीचे जाता हूँ। तो हम आगे देखते हैं डेमोक्रेटिक का मीनिंग क्या है। तो यहाँ देखेंगे कि इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 325 और 326, ये जो दोनों आर्टिकल है ना, ये इलेक्शन ग्रांट्स, यानी कि अगर 325 की बात करूं मैं, तो आर्टिकल 325 टॉक्स अबाउट द नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ द इलेक्टोरल रोल। यानी कि अगर आपको, अगर इलेक्शन में खड़े होना है, इलेक्शन इलेक्टोरल रोल में आपको अपना नाम डलवाना है, तो उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन आपसे नहीं कर सकता। और 326 बेसिकली इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इट टॉक्स अबाउट द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ठीक है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक और चीज आ रही है नीचे, एक और पॉइंट के फॉर्म में, जो कह रहा है कि इंडिया गेव इट्स वोटिंग राइट्स टू बोथ मेन एंड वुमेन। ये मतलब क्या है इन वन शॉट? वन शॉट मतलब जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसमें दोनों को ही समान अधिकार देके वोटिंग राइट्स ग्रांट कर दिया गया था। पर वेस्ट में क्या था, वेस्ट या फिर बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहां पे बहुत बड़े बड़े मूवमेंट्स चले हैं, बहुत बहुत बड़े सफरेज मूवमेंट्स चले हैं, जहां पे वुमेन्स को, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन का ही एग्जांपल ले लें, तो वहां पे बहुत बड़ा बड़ा रिवॉल्यूशन चला है, जिसमें वुमेन खुद निकल के अपने वोटिंग राइट्स को, जो पैसिव और एक्टिव सिटीजन्स की जो हम बात करते हैं वहां पे, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्या है। तो यहाँ पे हम एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट देखने जा रहे हैं, वो है डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में अंतर। तो हमारा जो इंडिया है वो एक तरीके का इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का फॉर्म है। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी तो जो इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं, फिर 5 साल के लिए जो लीडर्स हैं वो इलेक्ट कर लिए जाते हैं, ये सब चीजें जो है वो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंदर आती हैं। पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है? प्लेबिसाइड हो गया, रिफरेंडम हो गया, इनिशिएटिव हो गया, रिकॉल हो गया। अब आप हो सकता है सोचे कि इन तीनों चीज का मतलब क्या है। तो देखिए, प्लेबिसाइड और रिफरेंडम ये बेसिकली एक ही, दोनों एक टाइप के टर्म्स लगते हैं। पर आपको ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट समझना चाहिए कि जो प्लेबिसाइड होता है ना, जो प्लेबिसाइड, प्लेबिसाइड बेसिकली स्टैंड्स फॉर द डिस्प्यूट रिलेटेड टू टेरिटरी। प्लेबिसाइड और रेफरेंडम होता क्या है कि इसमें हम वोटिंग राइट्स, यानी कि अगर मैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी हो तो मैं पीपल को ही दे दूंगा, अधिकार दे दूंगा कि वो एक वोट करके किसी फैसले के ऊपर, मान लो कि कोई मेरे को लॉ लेके आना है, तो वो पीपल द्वारा लेके आया जाए, तो एक वोटिंग दिलाई जाए कि मान लीजिए कि अगर ट्रिपल तलाक का बिल आ रहा है, तो वो रेफरेंडम अगर हम करवाएं, तो उसमें क्या होगा कि पीपल वोट करेंगे कि हमें ये बिल लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे पीपल, इंडिया में पीपल द्वारा इलेक्टेड जो मेंबर्स हैं वो वोट करते हैं उस बिल के लिए। ये अंडरस्टैंड करना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो प्लेबिसाइड और रेफरेंडम दोनों एक ही तरीके के वर्ड लगते हैं, दोनों का मीनिंग भी, लिटरल मीनिंग जो है वो सेम है, पर दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो प्लेबिसाइड होता है वो बेसिकली टेरिटोरियल डिस्प्यूट के लिए होता है, और रेफरेंडम जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिल वगैरह या फिर डिफरेंट डिफरेंट अदर डिस्प्यूट्स के लिए हम वोटिंग राइट जो वोटिंग देते हैं वो होता है। इनिशिएटिव क्या होता है, जो कि एक फीचर है डायरेक्ट डेमोक्रेसी का। इसमें क्या होता है कि हम पीपल जो है कोई भी बिल को प्रपोज कर सकता है, यानी कि जो लोग हैं वो कोई भी बिल को प्रपोज कर सकते हैं कि ये बिल को हमें पास करना चाहिए, ये बिल को पास कर सकते हैं, ये सब चीजें जो है इनिशिएटिव ले सकते हैं। रिकॉल क्या होता है? रिकॉल यानी कि अगर हमने कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट चूज की, तो हम उस अथॉरिटी को रिकॉल कर सकते हैं, यानी कि उस अथॉरिटी को बोल सकते हैं चलो आपका टाइम खत्म हो गया, अब आप जाइए, अब हमारे को नया आदमी चाहिए। तो ये चीज जो है, ये हम, हमारे यहाँ जो प्रोसेस है वो इतना सिंपल नहीं है, हमारे यहाँ ये नहीं हो सकता। अगर कोई मेंबर आ रहा है इलेक्ट होके, अगर उसके पास मेजोरिटी है 5 साल के लिए, तो वो 5 साल के लिए ही अगर गवर्नमेंट फॉर्म करके रखेगा। तो इन इंडिया वी हैव इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, बट
कहाँ पे, अगर अगर हम इंडिया में भी अगर डायरेक्ट डेमोक्रेसी देखना चाहें तो कौन से लेवल पे हमको वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी दिखती है? तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये देखना कि वो जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है वो हमको पंचायत लेवल पे दिखती है। पंचायत लेवल पे कैसे दिखती है? तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी ग्राम सभा लेवल पे, ग्राम सभा लेवल जो विलेज पंचायत लेवल होता है उसमें हम देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके का जो प्लेबीसाइड हो गया, रेफरेंडम हो गया, इनिशिएटिव हो गया, रिकॉल हो गया, ये सारे फीचर्स हम लोग ग्राम पंचायत वगैरह में देख सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, सरपंच को चेंज करना है तो तुरंत इलेक्शन हो गया, रेफरेंडम करवा लिया, कोई टॉपिक है उस पर रेफरेंडम करवा दिया। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं हमारे पास और क्या है। तो अब हम नेक्स्ट डेफिनेशन और आखिरी जो वर्ड इंपॉर्टेंट था नेचर के अंदर, उस पे आ गए हैं, जिसपे है रिपब्लिक। रिपब्लिक होता क्या है? इट टॉक्स अबाउट द हेड ऑफ द स्टेट। अगर एक बात करें तो वो हेड ऑफ द स्टेट के बारे में बताता है। हेड ऑफ द स्टेट कैसे हो सकता है? हेरिडेटरी हो सकता है और इलेक्टेड भी हो सकता है। हेरिडेटरी यानी कि क्या? जैसे कि ब्रिटेन का एग्जांपल लेते हैं तो वहां पे एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। यानी कि अगर हम रिपब्लिक की बात करें तो वहां पे अगर एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है तो वहां पे जो हेरिडेटरी है, यानी कि अगर वहां का जो हेड ऑफ स्टेट है वो एक तरीके का मोनार्की यानी कि हेरिडेटरी रिपब्लिक है वहां पे। जो वहां पे जो इलेक्टेड जो इलेक्टेड हेड होता है वो क्या होता है? क्वीन होती है, जो किंग होता है। तो इसीलिए जो ये चीजें हैं ये हेरिडेटरी में आ जाती हैं। इलेक्टेड यानी कि क्या? जैसे इंडिया हो गया, इंडिया में जो प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है वो बेसिकली हेड ऑफ द स्टेट होता है। तो ये जो हेड ऑफ द स्टेट है तो ये इलेक्ट होके आता है, तो इसीलिए इंडिया जो है वो एक इलेक्टेड फॉर्म ऑफ क्या बोलते हैं गवर्नमेंट होती है। इसीलिए हम यहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट में इन दोनों कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं हमारे पास क्या है। अब हम लोग आ गए हैं इंपॉर्टेंट पे टॉपिक पे, जो कि है सिग्निफिकेंस, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था। सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रिएम्बल। तो मैंने ऑलरेडी बता रखा है आपको कि ये एक जिस्ट देता है, जिस्ट देता है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमें बताता है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी भावना क्या होगी, जो क्योंकि उस समय बनने वाला था ना, उस समय बनना था कॉन्स्टिट्यूशन को। तो उसके पहले हमें कुछ चाहिए था, कुछ ऐसी ब्लूप्रिंट चाहिए था जिससे हमें पता चले कि अच्छा ये होना होगा उसमें, या फिर ये हम अपने राइट्स या ये चीजें हमारे लोगों को मिलेंगी। तो ये सब चीजें जो आती हैं वो जिस्ट में आती हैं। अच्छा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस क्या है कि जब हम ग्रे एरिया में हो, ग्रे एरिया क्या होता है? ग्रे एरिया लोगों को समझ नहीं आता, मैं बता देता हूँ। देखिए, ग्रे एरिया क्या होता है ना, कई बार चीजें होती हैं ब्लैक, नहीं तो चीजें होती हैं व्हाइट। पर कई बार कंफ्यूजन के दौरान कुछ ग्रे एरिया बीच में पड़ जाता है, तो उसमें हमें निकलना बहुत ही मुश्किल होता है। तो उसके लिए हम जो है वो किसकी हेल्प ले सकते हैं? वो अपने प्रियम्बल की हेल्प ले सकते हैं। थर्ड चीज जानना बहुत जरूरी है कि जो हमारे सॉरी यहाँ पे फाइंड्स लिखा गया है, यहाँ पे माइंड्स होना चाहिए। तो ये जो माइंड्स जो है वो होना चाहिए यहाँ पे। तो की टू माइंड्स ऑफ द फ्रेमर्स एज सेड इन द बेरूबारी केस। बेरूबारी केस क्या था? जो ये केस में क्या हुआ था कि इस केस में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें प्रियम्बल के लिए क्वेश्चन अराइज किया गया था कि ये जो प्रियम्बल है वो पार्ट है कि नहीं कॉन्स्टिट्यूशन का। तो ये जो बेरूबारी केस है ना, इसमें नकार दिया गया था, सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट द्वारा नकार दिया गया था कि जो प्रियम्बल है वो पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का, पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का बेरूबारी केस में। तो लेकिन उसमें उसी बेरूबारी केस में एक चीज और सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि ये फ्रेमर्स जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स हो गए, उनके माइंड का की है, वो ही उनकी माइंड को अगर स्टडी करना है तो हम प्रियम्बल द्वारा स्टडी कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि कंट्रोवर्सीज जो मेन इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो कंट्रोवर्सी जो हुई है उसमें क्या क्या इन्वॉल्व है। तो अगर हम कंट्रोवर्सीज की बात करें तो हमारा जो पहला केस आता है, जो कि मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है 1960 में, बेरूबारी केस। बेरूबारी केस क्या हुआ था कि इसमें जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट है कि नहीं, इसको नकार दिया गया था। जो सेकंड केस आया था जिसमें ओवर रूल कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन। देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन है, जो यहाँ पे मैंने नीचे लिखा हुआ है कि वेदर इट इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, तो इसको केशव नंदा भारती वर्सेस द स्टेट ऑफ केरला केस 1973 में ओवर रूल कर दिया गया था। बेरूबारी केस में ये कहा गया था सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि ये एक पार्ट नहीं है, पर डिसीजन जो है वो ओवर रूल कर दिया गया था केशव नंदा केस में। तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये दोनों केस जो है वो प्रियम्बल से रिलेटेड। तो चलिए हम आगे देखते हैं हमारे पास और क्या है बचा हुआ। तो अब आ रहा है लास्ट टॉपिक ही जा रहे हैं लगता है हम लोग। इसके इसके बाद और थोड़ा एक शायद स्लाइड बाकी है। इसमें क्या है कि कैन द प्रियम्बल बी अमेंडेड? अमेंडेड यानी कि क्या हम उसको चेंज कर सकते हैं, और क्या ये चेंज हुआ है? तो यस, कोर्ट ने केशव नंदा भारती वर्सेस द स्टेट ऑफ केरला केस 1973 में ही कहा था कि क्या बोलते हैं इसको हम अमेंड किया जा सकता है। और इट हैज बीन डन इन द पास्ट। कब हुआ था? 42nd अमेंडमेंट जब आया था
जहां पे सोशलिस्ट वर्ड, सेक्युलर वर्ड, इंटीग्रेटिव वर्ड, ये जो है ये ऐड किए गए थे। अच्छा, अब एक प्रश्न उठता है कि सोशलिस्ट, सेक्युलर ये सब तो ठीक है, अगर हमारे पास यूनिटी थी यानी कि क्या है, इसका मतलब क्या बताना चाह रहा हूं मैं, चल देखते हैं। कि जैसे मान लीजिए कि ये हमारा है, ये हमारा प्रियम्बल है, तो यहाँ पे हमने इंटीग्रिटी जोड़ी हुई है। कहाँ पे इंटीग्रिटी है, ये देखिए लास्ट में, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। अगर यहाँ पे यूनिटी ऑलरेडी था तो हमें इंटीग्रिटी जोड़ने की क्यों जरूरत थी? तो इसका मेन और सिंपल रीजन ये है कि एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्रिएट करने के लिए ये साइको इमोटिव अटेम्प्ट था, जहाँ पे हमें एक वो रहता है कि साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है हमारे ऊपर, जिसकी वजह से इंटीग्रिटी वर्ड को एक्ट किया गया ताकि इस पे एम्फासाइज किया जा सके। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और लास्ट देखते हैं हम क्या है कि क्या ये एक सोर्स ऑफ पावर है कि नहीं। अब इसका मतलब समझ लेते हैं लास्ट में। देखिए क्या होता है ना कि कई बार जो डिफरेंट डिफरेंट लॉज बनते हैं या जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनता है वो कहीं ना कहीं गाइड करता है हमारे गवर्नमेंट को फंक्शन, या डिफरेंट जो फंक्शनरीज होती हैं उनके जो फंक्शन है उसको गाइड करता है। पर क्या प्रियम्बल एक सोर्स ऑफ पावर है? तो ऐसा माना गया है कि प्रियम्बल एक सोर्स ऑफ पावर नहीं है, और ये कोई किसी भी तरीके से प्रोहिबिट या फिर रेस्ट्रिक्ट नहीं करता है लेजिस्लेचर यानी कि जो लॉज बनाते हैं टू मेक लॉज। ये चीज बहुत जानना आपको जरूरी था। तो यहाँ पे जो है मेरा वीडियो जो है वो समाप्त होता है। तो आशा करूंगा कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया। थैंक यू वेरी मच, और मैं और भी वीडियो ऐसे लाते रहूंगा। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब करें और वो जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, बाय बाय।